दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। और ऐसा ही कुछ एतबार, ऐसा ही कुछ गुरूर खुद पर भी रखिए, क्योंकि खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब खुद पर एतबार होता है, जब खुद पर विश्वास होता है और विश्वास के साथ जब अपनी मंजिलों की तरफ हम बढ़ते हैं तो हर मंजिल आपके कदम चूमती है। इसलिए खुद पर एतबार ज़रूर रखें, मेहनत करते रहें और अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते रहें। फिर देखिए हर मंजिल आपकी ही होगी। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। दोस्तों, धरती धौरारी के इस मंच पर आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया, हर मंजिल की तरफ बढ़ते गए, अपने आप पर एतबार रखा, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों नहीं रही हों लेकिन संभल से काम लिया और आगे बढ़ते गए और आज समाज के सामने एक मुकाम की तरह खड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं शिक्षाविद और समाज सेवी BS रावत जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। सर, आज आप इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी हम आपसे बातें करेंगे, शिक्षा जगत की बातें करेंगे, समाज सेवा के बारे में बातें करेंगे। सर, सुबह का जो वक्त होता है ना, बड़ा खूबसूरत होता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और सुबह हम सोचते हैं कि आज पूरे दिन में हमें क्या करना है, खूबसूरत सा संदेश सुबह लेकर आती है। अगर आपकी सुबह की हम बात करें तो क्या संदेश लेकर आती है आपकी सुबह? सबसे पहले तो दूरदर्शन साथियों के सबको, पूरी टीम को मेरा नमस्कार जी। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो माटी की खुशबू है, ये आ रही है। मुझे बुलाया इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद, साधुवाद जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सबसे पहले जो उठते हैं, मैं उठता हूँ सबसे पहले तो मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जी। फिर हमारे जितने पितृदेव हैं उनको नमन करता हूँ। उठ करके स्नान करके हम सबसे पहले मेरी धर्म पत्नी के साथ में झारखंड महादेव जाते हैं। वाह। वहाँ दर्शन करके और उसके बाद सीधे हम सेंट्रल पार्क वॉक के लिए जाते हैं। वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा हम वॉक करते हैं और योगा करते हैं। वाह। योगा करने के बाद दोबारा फिर हम घर आते हैं। घर के अंदर ब्रेकफास्ट किया और पूरे दिन भर की जो प्लानिंग है हमारी समाज सेवा की, जो प्लान करते हैं हम उसको बना करके और फिर 9 बजे हम वहाँ से निकल जाते हैं अपने कार्यालय के अंदर और वहाँ से सुचारू रूप से हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करते हैं, उसके बाद अपनी सेहत के लिए आप वॉक भी करते हैं, योगा भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तन सुरक्षित है, तन अच्छा है तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आप सुबह की करते हैं। और आज आपकी सुबह में, आज आपकी दिनचर्या में कुछ फेरबदल हुआ है। आज धरती धौरारी के इस मंच पर आप आए हैं, कुछ काम आपके आगे भी पोस्टपोन हुए हैं, तो इस मंच पर आकर सर कैसा लग रहा है आज? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा राजस्थान की जो माटी की सुगंध है वो मुझे लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इसकी मैं बयान नहीं कर सकता। और ये भी पता है कि ये मैनेजमेंट कार्यक्रम पहले ही तय हो गया था, इसलिए डिस्टर्ब होने की कोई बात ही नहीं है। ये बात तो 7 दिन पहले पता चल गया था कि आज मुझे धरती धौरारी कार्यक्रम में जाना, तो मुझे वहीं से बड़े एक खुशी मिल रही थी जी कि मैं दूरदर्शन के अंदर जाऊंगा और अपनी बात सहमत करूंगा। वाह। और सर, इस बात से मैं एक बात कहना चाहूंगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने बोला कि काफ़ी दिन पहले आपको पता था यहाँ आना है, तो उस अकॉर्डिंग हमने पूरा मैनेजमेंट कर लिया। तो युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि अपने टाइम को मैनेज कर चले ताकि आपके कोई काम डिस्टर्ब ना हो। सर, अगर हम बात करते हैं बचपन की, तो वो दौर जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। और जब हम कितने भी बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हीं बचपन की बातों को हम जब याद करते हैं तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप इस उम्र में हैं, आपके घर में बच्चे भी होंगे, पोता पोती भी होंगे। जब उनके बचपन को देखते हैं और अपना बचपन याद करते हैं तो कैसा रहता है, क्या मन में भावनाएं उठती है? आपका बचपन कहाँ बीता, आप कहाँ पले बड़े हैं? मेरा जो है जन्मस्थली है उत्तराखंड जी, पौड़ी गढ़वाल। अरे वाह। और कर्मस्थली है राजस्थान यानी जयपुर। मैं बचपन में, पूरा बचपन मेरा उत्तराखंड में बीता है जी। आपको ये पता, उत्तराखंड हिंदुस्तान देवभूमि है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है जी। हिंदुस्तान के नक्शे में जिस प्रांत को देव तुल्य भूमि और वीरों की भूमि के नाम जाता है,
वह है हमारा उत्तराखंड। मैं सबसे पहले उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। जी। आपको पता है कि उत्तराखंड एक चैलेंज है, पहाड़ी इलाका है। मेरा बचपन 7 साल तक वहीं गुजरा है, बर्फ के अंदर गुजरा है, बरसात के अंदर गुजरा है, जंगली जानवरों के सामने गुजरा है, नदियों के सामने गुजरा है और झरनों के सामने हुआ। मैं क्यों तप करके मैं वहाँ से निकला हूँ और तप करने के बाद मैं वहाँ से सीधा जयपुर आया हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन जयपुर की है जी। मैं पहले सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, वो गवर्नमेंट स्कूल थी। मैंने मिडिल स्कूल में वो अध्ययन किया, वह प्राइवेट स्कूल थी। गांधी जन पूर्व प्रविष्यिका विद्यालय के नाम से जाना जाता था उसको जी। और संस्कृत विद्यालय था वो। वाह। और मैंने उस विद्यालय में टॉप किया था और उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया 9th 10th 11th क्लास तक। अच्छा। दरबार स्कूल में मैंने अध्ययन किया, वहीं मैं टॉप किया मैंने वहाँ। उसके बाद वाह। और उसके बाद मैं सीधे राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान कॉलेज में मेरी डिग्री प्रदान करी मैंने। जी सर, आपने अभी उत्तराखंड की बात की है। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है और इतनी खूबसूरत जगह है वो। मैं भी कुछ वक्त पहले वहाँ गई थी। वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जीवन होता क्या है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, पिंक सिटी है, हर मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी का मौसम हो। लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो जीवन की सच्चाई वहाँ पता चलती है, कितना मुश्किल होता है वहाँ सर्वाइव करना। और आप वहाँ रहे हैं सर, उस जगह के बारे में कुछ बताइए ना, कैसा होता है वहाँ का जनजीवन, कितना मुश्किल रहता है? उत्तराखंड एक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है जी। वहाँ के खेती सीढ़ीनुमा होती है, वहाँ के जो सड़कें होती है, मतलब 1 किलोमीटर जाने का मतलब 1 घंटा बिल्कुल वो लगता है। जब बर्फ पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हम पूरे हिमालय में आ गए हैं। बिल्कुल। वहाँ की जब बरसात आती है तो नदियाँ कितनी झरने बहते हैं वहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग सच्चाई, ईमानदारी और कर्मठता के नाम से हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ जो काम करने का तरीका है बिल्कुल सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का दोगलापन नहीं होता इन लोगों के अंदर। वहाँ का पानी और वहाँ की हवा जो मिनरल वाटर होता है उससे ज़्यादा बढ़कर होता है। बिल्कुल। और वहाँ का जो खान पान है, जैसे दूध होता है, घी होता है, वहाँ के जैसे झुंगोर कहते हैं हम, मंडवार झुंगोर, अच्छा, ये अलग ही खान पान होता है वहाँ का। तो उससे बच्चे जो खाते हैं उसको बड़े बलिष्ठ होते हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, राजस्थान के वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं साहब स्वर्ग है एक तरफ से। बिल्कुल। वहाँ पेड़ घने जंगल है, शेर, चीते, भालू ये सामने आ जाते हैं। यहाँ तो लोगों को तरसना पड़ता है, शेर देखने रणथंभौर जाते हैं वहाँ सामने दृश्य नजर आता है उनको, और बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ऐसा लगता है कि प्रकृति की गोद में आ गए हैं, अगर जीवन है तो यही बिल्कुल है। यही जब हम शहर की भाग दौड़ से थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है सुकून होना चाहिए जीवन में, और सुकून की तलाश में हम फिर पहाड़ों पर जाते हैं। और जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शुद्ध खाना, जैसे इतना पानी, इतना अच्छा मीठा पानी, खाना इतना शुद्ध कि यहीं बस जाए। सर खान पान की अभी बात की थी, वहाँ एक मैंने मिठाई खाई थी, कुछ भूरे से रंग की थी और उस पर सफ़ेद सफ़ेद तिल जैसे बने हुए थे। सर मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी मिठाई थी और खान पान बहुत अच्छा था। मिठाई का नाम है बाल मिठाई जी, और पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है वो। कोई हमारे उत्तराखंड में कोई जाते हैं यहाँ से, या हमारे उत्तराखंड के लोग यहाँ आते हैं तो बाल मिठाई जरूर लेके आते हैं, और यहाँ के लोग इतने चाव से खाते हैं, इतने स्वादिष्ट होती है, कोई मिलावट नहीं होती उसके अंदर जी, दूध से बनती है वो। अच्छा। और सर वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ की जो बोली है, वहाँ की भाषा, उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया था। मैंने कोशिश की बोलने की, लेकिन इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा समझ में भी कम आई। लेकिन अगर कुछ गीत आपको याद हो, क्योंकि त्योहार हुआ करते थे तब पारंपरिक गीत बहुत गाया करते थे, सर कुछ याद है वहाँ के पारंपरिक गीत? देखिए मैंने आपसे कहा था उत्तराखंड की बोली भाषा, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का खान पान, वहाँ का फेस्टिवल, वहाँ एक अलग हटकर है। वहाँ की वेशभूषा जी सर, जैसे हमारी जो महिलाएं पहनती है, नथ पहनती है जी, और कान के अंदर इसको कहते हैं बुलाक। अच्छा, बुलाक होती है जी, गले में नेकलेस होता है, हाथों में कंगन होते हैं। वहाँ की जो नथ होती है, अगर यहाँ नथ पहनते हैं तो दूर से नजर आता है ये उत्तराखंडी है। हाँ। और मुझे अपने आप में प्राउड है कि वहाँ की खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोली भाषा पे मुझे गर्व है इस बात के लिए जी।
और बहुत अच्छा लगता है इस मन में। जी सर, आपके समय की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और जब संयुक्त परिवार होते हैं तो पता नहीं चलता कि त्योहार कैसे निकल जाते हैं। दादियाँ होती हैं घर में, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, कहीं कहीं पे पकवान बन रहे होते हैं, वहीं आंगन में चौक में बैठ के गाने गा रही हैं, गीत गा रही हैं। तो इस तरह से त्योहारों को स्वागत करते थे, हम त्योहार मनाया करते थे। कुछ याद है सर किस तरह से त्योहार मनाते थे बचपन में? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब मैं बचपन में गाँव के अंदर था तो मेरी दादी हुआ करती थी जी, और दादी जब फेस्टिवल होता था तो पूड़ियाँ बनती थी देसी घी के अंदर। वाह। और उन पूड़ियों को घी के साथ में भर करके हमको देती थी, बच्चों को खिलाती थी, दूध का गिलास देती थी उनको। मतलब खाना इतना बढ़िया मिलता था कि आप काल्पनिक, अभी तो कल्पना नहीं कर सकते हम इस चीज़ के लिए। आज तो परिवार टूट चुके हैं। उस टाइम दादा दादी हमारे इतना ध्यान रखते थे, पालन पोषण ये करते थे कि मेरा पोता है, ये पोता बड़ा अच्छा नाम करेगा, और उनका आशीर्वाद से ही आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। सर त्योहार की हम बात कर रहे थे, मुझे मेरे बचपन का भी जब याद आता है तो मेरे घर में नानी हुआ करती थी, दादी हुआ करती थी, वो गुंजिया बनाया करती थी, कहीं मठरियाँ बन रही होती थी और हम उनको बैठ के चाव से खाते थे। और त्योहारों का मज़ा तब आता था जब हम अड़ोस पड़ोस के घर जाते थे और वहाँ क्या बन रहा है वो भी हम खा के आते थे। सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना कि उत्तराखंड के अंदर इतनी गरीबी हुआ करती थी। 65 के अंदर 70 के अंदर पूड़ी बन जाने का मतलब सबसे बड़ा त्योहार है। और एक पोहे बनते थे, पोहा उस तरह बनते, मीठा पोहे, अच्छा, वो बनते थे पकौड़ी टाइप की जी। उस वक्त तो यही बाकी तो कोई ऐसा मिठाई नहीं बनती थी उस वक्त। बड़ा खूबसूरत वो बचपन हुआ। बचपन तो बहुत याद आता है मैडम। अभी अगर सोचते हैं, कल्पना करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और सर आपने बताया कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, आपकी जो कर्म भूमि रही है वो जयपुर रहा है। यहीं पे आपने शिक्षा ग्रहण करी, स्कूलिंग यहाँ से हुई है, कॉलेज आपने यहीं से किया। सर कब आपको ऐसा लगा कि मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अब मुझे जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो बच्चों को बांटनी है, शिक्षा दान करना है, ये कब मन में आया? मैं जब पढ़ा करता था राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान कॉलेज के अंदर, फर्स्ट ईयर से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा। 10 रुपये महीने की मैंने ट्यूशन पढ़ाता था। और उस वक्त स्लेट हुआ करती थी और एक खड़िया होती थी। उस खड़िया से मैं, जो हमारे कॉलोनी के बच्चे थे, 2 4 5 बच्चों को लेकर के बैठता था, एक ट्राई करता था, मतलब उस पर ब्लैक बोर्ड समझ करके उस पर लिखता था कैसे कबूतर, ABCD 1 2 3 4 5। मतलब एक ईश्वर ने का ऊपर से संदेश आ चुका है कि आपको ये काम करना है। और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, साल 2 साल काफ़ी ट्यूशन पढ़ाए, 10 रुपये 20 रुपये महीने के, वो भी गरीब बच्चों को जो देने में असमर्थ थे। और वो ट्यूशन के पैसे ही मुझे महीने में देते नहीं थे, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद देते थे। और मुझे बड़ा सुकून लगता था उन बच्चों को पढ़ाने के, क्योंकि उन बच्चों को कह के पूरी आ गई, कहका की पूरी आ गई, स्वर व्यंजन पूरे आ गए, उनको गिनतियाँ पूरी आ जाती थी, ABCD पूरी आती थी, और उनको किताब पढ़ना भी आने लग गया था उन बच्चों को। तो मुझे बड़ा सुकून लगता था कि एक गरीब के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी उस वक्त से एक इच्छा हो गई थी कि मैं समाज सेवा करूँ और शिक्षा दान, ये सोच करके जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, ग्रेजुएशन होते ही मेरे एक साथी हैं रामनगर के अंदर, वो हमने एक छोटा स्कूल खोला, प्राइमरी स्कूल खोला। 1 साल 2 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाया बच्चों को, और बहुत अच्छी संख्या बढ़ गई थी उसमें जी। और बड़ा सुकून मिला कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बड़े इम्प्रेस होते हैं, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स इतने मुझसे इम्प्रेस हुए कि मैं छा गया उसके अंदर। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं अपना स्कूल खोलूँ। तो मैंने 1983 के अंदर विवेक विहार सोडाला के अंदर एक छोटा सा स्कूल किराए के भवन में लेकर के, अच्छा, और 50 बच्चों के साथ में प्रारंभ किया था। और 50 बच्चों से धीरे धीरे धीरे, मतलब एक छोटा पौधा लगाया था मैंने, छोटा सा। और 2 साल के बाद मैंने एक प्लाट लिया 160 गज का, उसमें मैंने विद्यालय बनाया। और मेरी संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई, क्योंकि जिसमें मेहनत करने की वो ललक होती है, बिल्कुल, वो पीछे नहीं हटता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद मेरे पे बना रहा। तो मैंने ज़मीन ली है, ज़मीन पे मैंने कमरे बनाए, 2-3 कमरे बनाए, और मेरी संख्या 100 बढ़ी, 200 बढ़ी, 300 बढ़ी, बढ़ते गई। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी मेरिट के अंदर बच्चे आने लगे। वाह। और वो इतिहास था 1983 का। मतलब, एक छोटा सा पौधा लगाने के बाद
पूरे परिवार का हमारे सहयोग रहा उसके अंदर, मेरी बहनों का सहयोग रहा, मेरे मित्रों का सहयोग रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा उसके अंदर, मेरी मेहनत, मेरी कर्मठता, ईमानदारी और निष्ठा ने इसको आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज वो वट वृक्ष बन गया है। सर, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूरी होती है मेहनत, और उससे भी ज्यादा जरूरी होती है ईमानदारी, कि आप कितनी ईमानदारी से वो मेहनत कर रहे हैं, और आपने बहुत ईमानदारी से वो काम किया है और आज आपका एक शिक्षा जगत में एक मुकाम है, लोग आपको जानते हैं। सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुरानी शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा पद्धति की बात करें, और आज जो शिक्षा चल रही है, चलन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव भी आया है। पहले गुरु शिष्य परंपरा भी हुआ करती थी, बच्चे जो होते थे, शिष्य होते थे, वो गुरुओं का बहुत सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि असम्मान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी परिवर्तन आया है। उतना गुरु शिष्य जो परंपरा है वो आज देखने को नहीं मिलती। इसका सर कारण क्या है? क्या होता था, पहले एक गुरु होता है ईश्वर के रूप में, ईश्वर तुल्य जी, उसको मानते थे सारे, जब पेरेंट्स हो या बच्चे भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर जी, ये परंपरा पहले थी। उस वक्त जब बच्चे पढ़ने आते थे, दिमाग में पेरेंट्स का भी होता था, बच्चों के होता था कि ये हमारे गुरु हैं, यानी ईश्वर है हमारे, जो गुरु ने कह दिया वही बात होती थी। जो मैंने बताया ना आपको, हम थे बच्चे एडमिशन होते थे, माता पिता कहते थे कि ये बच्चा आपका है, अब जी, इस बच्चे को आपको पढ़ाना है, इसके माता पिता भी आप हो, आप भाई भी आप हो, गुरु भी आप हो और मित्र भी आप हो, ये कह के जाते थे। उस वक्त एक भावनात्मक रिश्ता भी होता था गुरु के। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, दौर बदल चुका है। आज शिक्षा का यानी बाजारवाद, मार्केटिंगवाद ज़्यादा हो गया है। फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब हमारी स्कूल में फीस हुआ करती थी 1983 में 8 रुपये महीने हुआ करती थी। अच्छा। और आज स्कूलों की जो फीस हो रही है 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। बिल्कुल। केवल किताबी ज्ञान करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम व्यवहारिक ज्ञान भी करा रहे हैं बच्चों को, और हम क्वालिटी एजुकेशन और मोरल एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, और वो बच्चे बहुत अच्छे आगे डेवलप कर रहे हैं। पहले के एजुकेशन में आज के एजुकेशन में बहुत फर्क आ चुका है। आज जब मैं पढ़ता था पहले, सर आपका ज़माना जो था वो तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। अगर मैं मेरी बात करती हूँ, जब मैं पढ़ा करती थी तब गुरु जो हुआ करते थे वो हमें कभी कभी पीट भी दिया करते थे अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, या अगर हमने सही नहीं किया, कुछ अपना वर्क सही नहीं किया, तो गुरुओं को ये छूट हुआ करती थी, वो डांटते भी थे और मारते भी थे, और ये डर हुआ करता था कि अगर स्कूल से फ़ोन घर चला गया, घर में और पिटाई होगी। लेकिन आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। शिक्षक है वो बच्चों को कुछ कह नहीं सकते हैं, मारना तो सर बहुत ही दूर की बात है। ये भी बहुत डिफरेंस आया है। आपको क्या लगता है कितना सही है या कितना गलत है? देखो, ये जो वक्त चल रहा है मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, गुरु की बात बच्चों को माननी चाहिए, अभिभावकों को माननी चाहिए। पहले मैं मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल खोला था, जब बच्चे पढ़ते थे, जब पतंग उड़ाते थे बच्चे जी स्कूल में जाने के बाद, और पेरेंट्स आके शिकायत करते थे कि ये बच्चा पतंग उड़ाता है, पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो उस वक्त तो चरखी छोड़ देता था बच्चे, इतना भय था। एक होते थे कंचे, उस वक्त बच्चे कंचे खेलते थे, दिन भर लगे रहते थे। अभिभावक यहाँ शिकायत करते थे मेरे पास आकर के कि गुरुजी ये बच्चे हमारे दिन भर कंचे खेलते थे। वो कंचे के डब्बे हमने मंगा दिए घर से, वहाँ रखते थे। हमारे डांटने के बाद, हमारे कहने के बाद वो बच्चे कंचे, पतंग वतंग कुछ नहीं करते थे, केवल होमवर्क करते थे, स्टडी करते थे। आज उल्टा हो गया है, बच्चे से टीचर डर रहे हैं। पहले बच्चे टीचर से डरते थे, गुरुजी से डरते थे, आज बच्चे टीचर से डर रहे हैं। उल्टा हो रहा है ये। तो इसका खामियाजा है ना, जो कि आज जो आने वाली पीढ़ी है इसको जरूर भुगतेंगे ये बात, क्योंकि उनको सही वास्तविक शिक्षा नहीं मिल रही, मोरल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, शिक्षा में क्रांति आई है, टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है। जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं आज हर घर में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल। और मोबाइल से बच्चा पढ़ रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, मोंट के बच्चे हैं, वो जब बाइट खाते हैं, खाना खाते हैं, मम्मा जब तक मोबाइल नहीं देती तब तक वो खाना नहीं खाते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो सम्माननीय परम आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी में तो इतना नवाचार किया है कि पूरा देश ही नहीं विदेश भी हिल गया इससे। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी को तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको
क्योंकि पूरे देश में आज हमारे नए नए नवाचार हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का पूरे देश में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पूरा इसका डेवलप होता जा रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा ही। सर, अभी आपने बोला कि जो बच्चों को आजकल जो एजुकेशन मिल रही है, जैसे मोबाइल की ही हम अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया ही बच्चों की मोबाइल में सिमट के रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब कोविड काल था तब बच्चों ने 2 साल ऑनलाइन क्लासेस ही ली हैं, तो बच्चे यूज टू हो चुके हैं मोबाइल के। और ऐसा कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी मुझे लगता है गलती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, बच्चों को जब घर पे छोड़ के जाते हैं तो उनके पास एक जरिया होता है मोबाइल का। मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मदर भी खुश है कि बच्चे ठीक है काम अपना कर रहे हैं, वो रो नहीं रहा है, वो बिजी है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं फ्यूचर बच्चे का ही खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे ही इश्यूज आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम देखें, चश्मा लग रहा है, उनको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पर। ऐसा मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर भी हमें देखना चाहिए। बच्चे जो आज कर रहे हैं उसका खामियाजा उन्हें कल भुगतना पड़ेगा। क्या आप कहते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जॉइंट परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, वो टूट चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले के ज़माने में आज के ज़माने में परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि हर बिटिया पढ़ रही है, पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। और सुबह का जॉब तो करना जरूरी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। और आज का युग आर्थिक युग है, बिल्कुल, और पैसे की जरूरत सबको है। तो वो इतना प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्योंकि काम में इतने बिजी हैं। और बच्चे जो हमारे हैं वो बिना मोबाइल के रहने रहे, क्योंकि जो कोरोना का समय था, उस कोरोना के समय ने सिखा दिया बच्चों को कि बिना मोबाइल के बच्चा रह नहीं सकता आज। बिल्कुल, क्योंकि जब इस कोरोना काल के अंदर हमने 2 साल 3 साल सफ़र किया, हमारे टीचर्स ने सफ़र किया है कि पहले पढ़ के आते थे वो, फिर एक स्टूडियो में बैठ करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी परचेज किया मोबाइल। अच्छा, 2-2 3-3 मोबाइल किया और उन बच्चों ने पढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि 10% ही बच्चे इसको पढ़ पाए और बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाए। और आज जो बच्चे इससे इतने ज़्यादा बिगड़ भी रहे हैं, इससे ज़्यादा आउट हो रहे हैं, संगतियाँ उनकी खराब हो रही है, सोच खराब हो रही है इन बच्चों की। और टेक्नोलॉजी के ज़माने के साथ साथ में हम बच्चों को मना भी नहीं कर सकते, मोबाइल मत रखिए आप। बिल्कुल सही, इसमें कोई वो नहीं है। सर, यहाँ एक मेरे मन में और सवाल उठ रहा है, बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है वो भी काफ़ी बदला है। क्योंकि जब मैं पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा में थी, उस वक्त जो पढ़ाई का सिलेबस था वो आजकल छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस में आ गया है। मतलब हम जो 6ठी 7वीं में पढ़ते थे वो आजकल के बच्चे पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इससे बच्चों पर बर्डन भी बहुत पड़ रहा है, स्ट्रेस बहुत आ रहा है। और 10 में से 5 नंबर तो लाना किसी को मंजूर ही नहीं है। अगर 10 में से 9 भी आते हैं तो पेरेंट्स एक बार तो कहते हैं 1 नंबर कैसे घटा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो एज अ टीचर, आप शिक्षक होने के नाते उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें बच्चे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जब पढ़ा करता था, जब हमारी परसेंटेज 10वीं में परसेंटेज 50% आती थी तो पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाइयाँ बढ़ती थी, एक खुशी का माहौल होता था। और आज इतने बच्चों में इतनी चेंजिंग आई इस टेक्नोलॉजी के अंदर, नए नए नवाचारों के आधार पर रीजनिंग की बुक आ गई एक। उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज बच्चे 99% आ रही है उन बच्चों को, मोहल्ले में कोई मिठाई नहीं बढ़ती है। और जब मेरे जमाने के अंदर 50% आती थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ती थी। बिल्कुल, आज प्रतिस्पर्धा का दौर आ गया है, एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो ये नई टेक्नोलॉजी जो शिक्षा आ रही है टेक्नोलॉजी के आधार पर, इसमें बच्चे बहुत और आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दौराने कि बच्चे टेंशन में है, अवसाद में है, क्योंकि इसके जिम्मेदार माता पिता भी है। माता पिता में आकांक्षा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर IIT में जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बने, ढेर सारे पैसे कमाए। और बच्चों को कोटा में या कंपटीशन के अंदर वो बच्चे 6ठी क्लास से ही कोचिंग सेंटरों में डाल रहे हैं। बिल्कुल, और उनका दबाव ये है कि तुझे डॉक्टर बनना है, तेरे नंबर अच्छे आने हैं। तो कई बच्चे क्या है कि इससे गलत स्टेप उठा लेते हैं। ऐसा बच्चों को, मेरा कहने का मतलब यह है, बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि परसेंटेज वाला ही आगे बढ़ता है। आज प्रतिस्पर्धा युग, हर पेरेंट चाहते हैं कि प्रोडक्ट तैयार करना है इनको। जितने भी एजुकेशन सेंटर है वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं हम,
प्रोडक्टिव नहीं बना रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको स्ट्रेस फ्री रखें, वो जो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। सर आपने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, साथ ही आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन समाज को हम अगर कुछ भी देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं सर, बच्चों के लिए आप शिक्षा भी देते हैं, आप बच्चों को जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप यूनिफॉर्म भी देते हैं, बुक्स भी डोनेट करते हैं। इस बारे में सर बताएं, समाज सेवा का ख्याल कैसे आया सर? मैं जब बचपन में था मैडम जी, मेरे बचपन से समाज सेवा के भाव था मेरे पास में। उस वक्त तो श्रमदान कर सकते थे लेकिन पैसा नहीं था जी। और सबसे बड़ी दौलत थी संस्कार, वो हमारे माता पिता ने, क्योंकि मैं जब आगे बढ़ा हूँ संस्कारों की वजह से ही बढ़ा हूँ जी। उस वक्त तो देने को पैसा नहीं था, लेकिन आज इतने समर्थ हो चुके हैं कि समाज सेवा का भाव, आज हम राजस्थान उत्तराखंड सभा का मैं अध्यक्ष हूँ और कई संगठन है समाज के, वहाँ भी मैं संरक्षक रूप में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान उत्तराखंड सभा जी। यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर हजारों यानी लाखों लोग हमारे उत्तराखंड प्रवासी लोग रहते हैं और ये सब प्राइवेट जॉब वाले हैं जी। आपको मैंने पहले भी कहा कि ईमानदारी, सच्चाई, कर्मठता, निष्ठा हर उत्तराखंडी लोगों में है। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के अंदर हमारी पहचान बनी हुई है जी। केवल ईमानदारी, कर्मठता की। जी। उसमें काफ़ी लोग हमारी महिलाएं, जो युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रवासी उत्तराखंडी में कोई परेशानी नहीं हो। हमने एक वो बना रखा है कि हम हैं ना, अच्छा, कहीं किसी की प्रॉब्लम आती है, जैसे अब ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, परिंदा कार्यक्रम है, अच्छा, वो हजारों परिंदे हम लगा चुके हैं। और ये जयपुर के अंदर नहीं, हर जिले के अंदर हमारे कई जिले से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड समाज के। चाहे बहन बेटी में कोई परेशानी आती है, युवा पे कोई प्रॉब्लम आती है। सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन अगर समाज को हम कुछ दे रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। और आप उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास स्कूल जाने की इच्छा तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, आप उन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनके लिए सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे सर? सफलता का मूल मंत्र यही है कि मन लगा के पढ़ाई करें जी, दिल से पढ़ाई करें, अपने किताबों से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें और लक्ष्य बना के पढ़ाई करें। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था जी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वाह। हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि सोच आपकी अलग होनी चाहिए, काम करने का तरीका अलग होना चाहिए, तभी आप सिकंदर कहलाओगे। क्योंकि आज का युग भीड़ तंत्र है, इस भीड़ में जो अपनी अलग पहचान बनाता है, जिसका काम करने का तरीका अलग है, वही आज का सिकंदर है। बिल्कुल। सर आज आप इस धरती धौरानी के इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी आपने जानकारी दी, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये आपने बताया, पेरेंट्स को और बच्चों को किस तरह से अपना संबंध रखना चाहिए वो आपने बताया, और टीचर का और बच्चे का क्या संबंध होना चाहिए, किस तरह से दोनों में साथ में रह के काम करने की ललक होनी चाहिए, ये आपने बताया और बहुत सारी जानकारी दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस मंच पर आए, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद, नमस्कार। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं धरती धौरानी का आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी खूबसूरत अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।